18 फरवरी के दिन विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आपका एक टेस्ट होने वाला है। देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। और आपको बता दें कि यह आपका एक ऑफिशियल सेट है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बता दें आपको कि 80 नंबर का आपका परीक्षा होता है और ये आपका मॉडल सेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही ना, बहुत बढ़िया। जल्दी से लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखने की क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए आइए बात करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन सबसे पहला नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है। पहला तो क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन आ गया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा हम बताते रहेंगे, आप लोग नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। जब आपको हम सही उत्तर बताएंगे आप मिलाते चले जाइएगा कितने प्रश्न आप सही दिए हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब काफी शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगी? या विलंब की ओर झुकेगी, दूर हटेगी, या सीधी जाएगी, या फिर आप परावर्तित रहेगी? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फटाफट से कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि अवलंब की ओर या झुक जाएगी। चलिए बात करते हैं अगला नया प्रश्न की। अगला नया प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी प्रकार से आपका ये टेस्ट हो रहा है, यानी कि आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको 40 प्रश्न तो कंपलसरी है, यानी कि आपको जवाब देना ही देना है और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में देना है। लेकिन यहाँ पे 80 क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा जवाब देने की। ठीक है, 80 में 80 आपको लाना है, फटाफट से आपको जवाब देना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? एक अभिसारी लेंस होता है, एक अपसारी लेंस होता है। तो याद करके रखिएगा कि अवतल लेंस जो होता है उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपके अंदर बाबू खून नहीं, अब जुनून दौड़ना चाहिए। काफी कुछ ही पल आपके एग्जाम में बाकी लगा हुआ है, यानी कि आपका एग्जाम अब नजदीक आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखे जाना चाहिए? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का यदि हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो उसको कहां रखें? तो लेंस के फोकस के दूरी की दुगुनी पर हम लोग रखना जाना चाहिए, यानी कि 2f पे हम लोग को रखा जाना चाहिए, यानी कि वक्रता केंद्र C पे रखा जाना चाहिए। अगर वक्रता केंद्र दिया रहता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी पर, यानी कि ये थोड़ा सा घुमा करके आपसे बोला गया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत फटाफट जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न की मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? यानी कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रेटिना या फिर दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब यहाँ से हो जाएगा। चलिए कितना बच्चों का सही हो रहा है फटाफट से मैं नीचे कमेंट करके बताते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और लाइक तो करना ही करना बाबू, कंजूसी नहीं। मां सरस्वती आपके साथ है, आपकी रिजल्ट काफी बेहतरीन बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? म्यू का वैल्यू क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका कहां पे दिया गया है? तो ऑप्शन आपका ए नंबर ही दिया गया है, यानी कि ए नंबर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर बाबू, समय काफी कम है इसलिए हम लोग फटाफट करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? और इस प्रश्न में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? देखिए ध्यान चीज एक बात हमें हमारा याद करके रखिएगा कि जो आवर्धन होता है उसका एसआई मात्रक होता ही नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नहीं होता है, यानी कि वो मात्रक विहीन होता है, उसका मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए और जब हम बता रहे हैं तो मिलाते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पीडीएफ वगैरह ये क्वेश्चन वगैरह कहां पे मिलेगा? सारी जानकारी आपको दिया जाएगा, बस अंतिम तक बने रहेंगे तब आपको फायदा ये चीज का मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार प्रश्न की तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वह प्रकाश के परिकिरण को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। बाबू ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सारा का सारा क्वेश्चन आपको बता रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बताया जा रहा है। जो बिहार बोर्ड बताया है वही क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल सेट का है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। देखिए, चालक की लंबाई पर, या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, या चालक की प्रकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी पे। तो याद करके गया ये तीनों पे निर्भर करती है, यानी कि ए बी सी दोनों सही, तीनों सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी नंबर दिया गया उपयुक्त सभी पर, यानी कि ऑप्शन डी नंबर जो होगा वह बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फटाफट करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो होती है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होती है वो वाट होती है। क्या होती है, वाट होती है। यानी कि ऑप्शन आपका जो दिया गया है, कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है कि इसकी विद्युत शक्ति का जैसे एसआई मात्रक जो होता है वह वाट होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट से करेंगे, कंजूसी इसमें न करेंगे, आपके पास समय काफी कम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है वह सत्य है। यानी कि जो फ्यूज तार होता है, जो फ्यूज हम लोग बांधते हैं, वह उसमें क्या चीज होना चाहिए, मतलब फ्यूज तार कैसा होना चाहिए। तो देखिए उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए और गलनांक काफी कम होना चाहिए, यानी कि गलनांक निम्न होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होना चाहिए। ये उच्च की जगह अधिक लिख दिया है और निम्न की जगह कम लिखा गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर ही राइट जवाब होगा। चलिए समय कम है इसलिए मैं आपको फटाफट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और जितना जल्दी हो पाता है आप जवाब दीजिएगा। देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रश्न का जवाब जो है सही दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा क्योंकि काफी बच्चे इस प्रश्न में गलती कर देंगे। प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। और काफी बच्चे क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में पढ़ देते हैं कि कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो नहीं, ऐसा ना पढ़िएगा। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल यह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, यह पीतल होता है। यानी कि लोहा, निकल और कोबाल्ट ये सभी चुंबकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और आप काउंट करते जाइए कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वह क्या होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वह हर जगह एक समान होता है। यानी देख लेते हैं कि ऑप्शन कहां पे दिया गया है। तो हम सभी का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डी में कि सभी बिंदु पर यह समान होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन जितना भी दिया गया। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा था कि इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि हर जगह ये इसका जो मान होता है वह समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है किसने कर दिया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज किया था वो कौन किया था, ऑस्टेड, एम्पियर या बोर या फिर फैराडे ने। तो उसका खोज किए थे ऑस्टेड ने। यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका जो होगा वो बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न बाबू आपके स्क्रीन पे काफी लाजवाब, आप वीडियो छोड़ करके जाएंगे दिक्कत हो जाएगी क्योंकि काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया सारा का सारा क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है वह जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा फिर कोयला। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वह जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और एक एक क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठाते रहिए बाबू, अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए आपके अंदर। काफी लाजवाब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपके एग्जाम में काफी कम समय बचा हुआ है, जो भी बताया जा रहा है आप कंप्लीट उसको याद कर लीजिए क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इससे बाहर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 से बनता है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। आप सभी अभिक्रिया के बारे में तो जानते ही हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या कहती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है, वियोजन अभिक्रिया क्या कहती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या कहती है। इस ऑप्शन से आपको चेक करना है कि इसका राइट जवाब जो होगा वह क्या चीज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम कोशिश करना चाहेंगे। एक बार आपको रिवीजन के लिए हम बता दें कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर अगर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर देगा उससे हम लोग कहेंगे संयोजन। यानी कि अगर दो जो होंगे आपका पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर देते हैं उसे कहते हैं संयोजन। द्विविस्थापन का मतलब होता है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वे द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया कौन होता है, तो एक बड़ा पदार्थ यानी कि एक बड़ा अभिक्रिया आपका एक टूट करके जैसे कि CaCO3 टूट करके Ca और CO2 में बढ़ जाता है, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे पदार्थ में बढ़ जाता है, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है
कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और वही काम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 17 में हुआ है कि Na2SO4 में क्या ध्यान से देखेंगे तो Ba जो है आपका इसका जो Na से यानी कि SO4 से इसका स्थान हटा दिया है और खुद वहां पे आ चुका है। आप देख पा रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप गौर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे Na2 था लेकिन अब यहाँ पे BaSO4 हो गया है, यहाँ पे जो Na2SO4 था वो, ठीक है, यानी कि उसका स्थान बदल दिया है, चेंज कर दिया, उसे हटा करके खुद अपने ही आ चुका है, यानी कि हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मान जो होता है पीएच मान कितना होता है। पीएच मान आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है। तो अम्लीय विलयन के पीएच जो वैल्यू होती है वो 5.6 होती है जब यानी कि अम्लीय वर्षा होती है, और अम्ल का आप लोग पीएच मान अक्सर जानते हैं कि 7 से कम ही होता है। तो जो पीएच मान यानी कि अगर किसी जल का मान 5.6 से कम हो जाएगा तो वो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, ये अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय। और वर्षा में यही घटना होती है जो काफी ज्यादा इमारतें यानी कि जो बिल्डिंग होती है वो क्षतिग्रस्त हो रही है और चर्मरोग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है अम्लीय वर्षा होती है। तो यानी कि अम्लीय वर्षा का मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। जो बच्चे 5.6 दे रहे होंगे उनका बिल्कुल राइट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित जो नाम होता है वो क्या होता है। NaHCO3 कहने का मतलब क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग क्या कहते हैं, खाने का सोडा करते हैं, यानी कि आपको बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मैथ का क्लास अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो फटाफट से लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे लिंक डाल देने के लिए, या इस चैनल पे उपस्थित है। और मैथ जो है आपका वही आपका रिजल्ट बनाएगा। जो बच्चे मैथ में फेल हो गए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि देखिए मैथ में अगर रिजल्ट आपका कम आया तो समझिए कि सब कुछ पढ़ाया बेकार हो जाएगा। तो मैथ पे ज्यादा ध्यान दीजिए, आप प्रतिदिन जो है क्या कीजिए, अब रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। या अब आपके पास तो समय नहीं है फिर भी कोशिश कीजिए, जो भी हो एग्जाम देने से पहले जैसे भी हो वैसे आप कर लें। अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन से औषधि का उपयोग करते हैं। यानी कि अपच होता है ये, जब हम लोग भोजन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि खाना पचता नहीं है, तो उसको मतलब कि ठीक करने के लिए, उसको पचाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है कि हाँ आपके लिए कुछ किया जा रहा है, तो फटाफट जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि समय काफी ही कम है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के एंटासिड होता है। क्या होता है बाबू, एंटासिड होता है, यानी कि जो हाजमोला आप लोग खाते हैं उसमें भी एंटासिड आपको कुछ मात्रा पाई जाती है, या जो भी होता है आपकी अगर अपच हो गई होगी और उसको पचाने के लिए अगर किया जाए तो एंटासिड का ही उपयोग हम लोग दवाई के रूप में करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन हमने आपको पूछा भी था एक बार और। चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होने लगता है, या अम्ल निम्नलिखित में से कौन से। यानी कि थोड़ी सी क्वेश्चन घुमा करके पूछा गया, सीधा साहब में यह क्वेश्चन पूछ देता है कि चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, बात तो एक ही होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, जलन होता है, दर्द होने लगता है। यानी कि जब चींटी काटती है तो जलन या दर्द होती है, तो आखिर उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, सबको पता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है कि मेथोनोइक अम्ल की जगह फॉर्मिक एसिड दे जाए, फॉर्मिक अम्ल दे दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मेथोनोइक अम्ल का नाम जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल भी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको बताना है। यहाँ से 4 ऑप्शन है चूज करके। तो देखिए आप सभी को पता होनी चाहिए कि सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में क्या पाया जाता है, आपको सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में क्या पाया जाता है, तब ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा कि ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हमसे जो है वो क्या कह रहा है। काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार। देखिए एक एक क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास कीजिए, सभी क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन सारा कहां पे मिलेगा, पीडीएफ ग्रुप में या मोबाइल में ओपन करके भी देख सकते हैं, वीडियो न देखे तब भी, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन आपको वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने से आपको बहुत ज्यादा जल्दी जो है वह याद हो जाती है। कान में ईयरफोन लगा करके आप रजाई में, ठंडी का मौसम है, आप उसमें जाकर के अच्छे से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CaSO4.5H2 निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है बाबू। ये कह रहा है क्वेश्चन कि CaSO4, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन में काफी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आता है कि किसका क्या है ये, यानी कि इसका जो सूत्र है वो कौन सा होगा। तो आप बताना चाहेंगे इसका जो सूत्र हो जाएगा, ये सूत्र आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, लेकिन इसमें केवल 2 हो जाता है, यानी कि CaSO4 into 2H2 अगर हुआ
तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम। लेकिन हाफ H2O है यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और जो बच्चे जवाब दे रहे हैं समझिए कि बहुत बढ़िया बात है यार। फटाफट से देखिए एक एक क्वेश्चन जो आपको हम बताते हैं वो ऐसा मत करके अनदेखा कर दें, आप वीडियो ना देखें फिर आगे आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल जैसे हमने तैयारी कराया था सारा का सारा बच्चों का जो है काफी जबरदस्त रिजल्ट आया था और मेरा चैनल नंबर 1 था, आपको पता होनी चाहिए। और इस साल भी आपको एकदम धमाल मचाना जाकर के परीक्षा में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर जो होती है तरल अवस्था में पाई जाती है। और यह आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे होंगे कि तरल अवस्था में कौन पाया जाता है, वह धातु होने के बावजूद भी पारा जो होता है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए नंबर हो जाएगा वह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। जो नाइट्रोजन होता है उसके दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनाए जाते हैं, यानी कि उसके त्रिअबंध होते हैं। यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर बाबू आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिअबंध होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। और अभी तक बाबू आप फटाफट से और एक चीज बताना चाहेंगे, जो भी आपके मन में डाउट होता है आप तो हमसे कहिए, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन होता है बाबू। जब तक आप कहिएगा नहीं हमको पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है। और जो दिक्कत होगा कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है आपको समाप्त कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है। हो सकता है पोस्ट कर देंगे, हो सकता है आपको वीडियो बना कर दे देंगे, मतलब जैसा भी पॉसिबल हो पाता है। आप मेरी मतलब कि यही कोशिश रहती है कि आपकी सारा डाउट क्लियर कर दें, तो फिर भी आप बताइएगा तब तो पता चलेगा ना। चलिए तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो सके। तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेफाइट जो होती है, यानी कि पेंसिल में जो बीच वाला जो भाग होता है जिसे हम लोग लिखते हैं पेंसिल का, वो आपका ग्रेफाइट होता है और वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि पेंसिल को दोनों तरफ से छील करके और ये बोर्ड वोर्ड में ले जाकर के खोसिएगा, ठीक है, तो मार देगा करंट, तो गिर जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए कार्बन की जो कुल संख्या 6 होती है और इसमें बाहरी कोष में पूछा जाता है तो 4 होती है। कितनी होती है, 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे बाबू, बहुत बढ़िया प्रश्न है और बढ़िया प्रश्न को बढ़िया तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक होता है एल्केन, एक एल्कीन और एक होता है अल्काइन। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है, Cn और H2n होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका हो जाएगा क्या है, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एल्केन में 2 जोड़ देते हैं, एल्कीन में 2 छोड़ देते हैं और अल्काइन में 2 घटा देते हैं। 2 जोड़ो, 2 छोड़ो, 2 घटाओ, ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं। एक होता है एल्केन, अल्केन होता है, गलती कैसे लिख रहे हैं जी, चलिए, एक होता है आपका अल्केन, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। इसमें क्या होता है कि 2 जोड़ दिया जाता है, CnH2n +2 कर देते हैं, इसमें 2 छोड़ देते हैं यानी कि CnH2n हो जाता है। इसको क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं यानी कि CnH2n -2 लिख देते हैं। बस आपका तीनों का तीनों याद हो गया। और हमेशा कभी ना कभी इन तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। एल्केन में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, एल्कीन में 2 छोड़ देते हैं और अल्काइन में क्या करते हैं, 2 घटा देते हैं, ठीक है, CnH2n में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। और यह क्वेश्चन आपका 9th क्लास की है, 9th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि सामान्य आणविक जो सूत्र होता है लेकिन उसकी संरचना भिन्न भिन्न बनती है, यानी कि अलग अलग बनती है, उसमें तो क्या कहते हैं, उससे कल हम लोग सजातीय श्रेणी के रूप में जानते हैं उससे। यानी कि ऑप्शन आपका जो कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न बहुत ही शानदार है, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होता है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले मेंडलीव बताए थे इसे आवर्त परमाणु के द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार की, लेकिन उसके बाद ये परमाणु की संख्या के हो गया, लेकिन यहाँ पे मेंडलीव पूछा जा रहा है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मेंडलीव के ये आपको परमाणु द्रव्यमान के। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्ग जो स्तंभ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उदर्ग स्तंभ को हम लोग कहते हैं वर्ग। अब वर्ग का ही दूसरा नाम है समूह, ठीक है।
तो इन दोनों में से कोई आएगा तो टिक मार दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि केवल हम आज समूह बता देते हैं और आप उस दिन जाइएगा तो पता चलेगा वहां पे दे दिया ऑप्शन में वर्ग, समूह दिया ही नहीं है, तो कहेगा सर बताए नहीं है। इसलिए सारा चीज आपको कंफर्म यहीं पे करा देते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक ही क्वेश्चन को मतलब कि दूसरे भाव में पूछ दिया जाता है या उसका दूसरा नाम होता है उस तरीके से पूछ दिया जाता है। तो आप लोग गलती ना करें, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको पढ़ा हुआ सारा का सारा बेकार हो जाएगा। पढ़ के तो कहे सही, लेकिन फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका गड़बड़ हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल राज में ये HCl जो होता है और HNO3 जो होता है, क्या होता है, HNO3 होता है कि अनुपात क्या होता है। तो इसका देखिए जो अनुपात होता है वह 3:1 होता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपका NCERT के जो आपका बुक है, यानी कि जो साइंस की किताब है, उसमें आपको 3rd नंबर लेसन में दिया हुआ है। और गूगल पे आप चेक कीजिएगा तो 1.3 देता है, लेकिन यहाँ पे 3.1 होगा। एक बार एजिया आपने पढ़ा होगा तो 3:1 होगा, ठीक है। हमने भी इसको गूगल पे चेक किया कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे भी 1:3 दिखा है, लेकिन किताब में जब हमने इसको देखा तो इसमें 3:1 था। तो इसका देखिए हम भी आपको बताना चाहेंगे कि 3:1 ही होगा। अगर यहाँ पे 3:1 के जगह अगर ऑप्शन ये नहीं रहता, अगर 1:3 रहता है तो आप उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3:1 है तो आप 3:1 ही टिक कीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में ये दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि हरे पौधे कहलाते हैं। जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो हरे पौधे आपको स्वपोषी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि हरे पौधे खुद ब खुद अपना भोजन बना लेते हैं। तो जो खुद ब खुद अपना भोजन बना लेंगे उनका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह राइट हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में जो है उपयुक्त सभी दिया गया है, और अक्सर बच्चों के मन में दिमाग में यही रहता है कि जहां पे भी ऑप्शन उपयुक्त सभी रहा, यानी कि सभी लिखा हुआ रहा, वही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हमेशा तो नहीं होता है, हम भी आपको बताते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन देखिए ये आपका 80% ही संभव हो पाता है, लेकिन 20% में आपका नहीं हो पाता है। यानी कि कहीं कहीं आपका ऑप्शन देखिए सभी देने के बावजूद भी आंसर दूसरा होता है, जैसे कि यहाँ पे और सभी दिया है फिर भी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, क्योंकि स्वपोषी होता है। निर्जीवी तो होता नहीं है, परजीवी होता नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि छोटी आंत में पाए जाने वाला जो रसांगुल होगा, बाबू यहाँ पे रसांकुल लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो टाइप किया वो उसको गड़बड़ हो गया। रसांकुल क्या का कार्य क्या होता है, मतलब कि का कार्य है, तो ये आपका कार्य होता है स्वंगीकरण, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा आपका, स्वंगीकरण हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस तरीके से आपको याद करते रहिए, जिनको पता है वो बताते रहिए। और देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया, सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय कम है बाबू आपके पास। कह रहा है कि क्रेबस चक्र की क्रिया कहाँ पे होती है। क्रेबस चक्र की जो क्रिया होती है याद करके कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं आप लोग ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं आप लोग ये बताइए नीचे कमेंट में, 9th क्लास में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न की, पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है क्या होता है। पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, याद करके रखिएगा। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, नीचे कमेंट के बताइए। अब नीचे जरूर बताइएगा कि आपने 80 प्रश्न में कितने प्रश्न का सही सही जवाब दे पाया है। इसका राइट जवाब होगा इथाइल अल्कोहल। तो देखिए पौधे में जो जल का परिवहन होता है वह किया जाता है जाइलम के द्वारा, और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम के क्या, देखिए एक चीज ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में पूछा जाता है। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। जाइलम वो होता है कि जो नीचे से यानी कि मिट्टी से खनिज लवण जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचा दे, और जो पत्तियों में भोजन तैयार होता है सूर्य की उपस्थिति में, उस जगह भोजन तैयार होता है, तब फ्लोएम का कार्य होता है कि पौधे के पूरे भाग में भोजन को पहुंचाना। यानी कि जल का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है। खनिज लवण का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। भोजन तैयार हो जाता है उसको पहुंचाता कौन है, यानी कि फ्लोएम को, ठीक है, फ्लोएम करता है। यानी कि अगर कुछ मटेरियल लेकर के आए, जैसे कि अगर खाना बनाने के लिए अगर रसोईया में अगर आप सब्जी वगैरह लेकर के आ रहे हैं तो आप जाइलम हुए, लेकिन खाना बनने के बाद से जो खाना को परोस रहा है, खाना लेकर के जा रहा है, किसी को खिला रहा है, उसको हम फ्लोएम कह देंगे, ठीक है। इस तरीके आसान भाषा से भी आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र, तो खुला जो परिसंचरण तंत्र होता है आपको बताना चाहेंगे, आपके ऑप्शन में काकरोच होगा। हर जगह क्वेश्चन में काकरोच ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे कॉकरोच ऑप्शन नहीं दिया गया, यहाँ पे तितली दिया गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तितली। अगर काकरोच ऑप्शन होगा तो ऑप्शन डी होगा, और आप भी एग्जाम में जाएगा तो तितली ऑप्शन न देकर के काकरोच ऑप्शन दी जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएगा तब ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन को छापा गया है, यहाँ पे प्रिंट किया गया है, तो यहाँ पे तितली ऑप्शन दे दिया गया भले ही, लेकिन अधिकतर जो होती है 90% चांस होती है कि आपको ऑप्शन में काकरोच देखने को मिलेगा, और वही आपका होगा खुला परिसंचरण तंत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है। पादप उत्सर्जी पदार्थ इसमें से कौन जो है वह नहीं होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। टैनिन, रेजिन, लैक्टेस या फिर स्टार्च। यानी कि देखिए पादप उत्सर्जी यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ कह देंगे आप, वह कौन इसमें से नहीं है,
कौन इसमें से नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए टैटिन भी जो है आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है, रेजिन भी आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है पादप का, और लेटेक्स भी होता है आपका ये आपका क्या नाम है उत्सर्जित पदार्थ ये आपका होता है, और स्टार्च जो होता है ये नहीं होता है, स्टार्च नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। यानी कि पेड़ के पत्ती आपको गिर जाना देखते हैं कि पेड़ आम के पेड़ में देखते हैं कि उसमें गोंद जैसा मतलब कि निकल जाता है जो चिपक जाता है काफी जगह, ठीक है, तो वो आपका ये आपका ये उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। तो ये आप पूछा जाएगा कि कौन उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, तो आपका ये हो जाएगा स्टार्च हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इनमें कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से जो होता है वह कौन बनता है, तो याद करके कि अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया, यानी कि HNO3 बनता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन सभी दिया गया था, ऐसा नहीं कि टिक कर दीजिएगा, ये गलती हो जाएगा, केवल अमोनिया बनता है, HNO3 ही बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया आपको, और इसी तरीके से 40 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके का मतलब नहीं, मतलब कि आपको 80 में से किसी 40 को बना देना है, यानी कि 40 से क्वेश्चन को बनाना है आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं मत कीजिएगा कि 80 में 80 बना दीजिएगा, ठीक है, 40 ही बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 80 का 80 टेस्ट होगा, और 80 में आपको बताना है कि आप कितने प्रश्न का सही जवाब दे पा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लाल ग्रंथि या फिर श्वेत ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। तो ये होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। फटाफट से नीचे कमेंट करना ना भूले यार, कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा जवाब दीजिएगा उतना ही आपकी याददाश्त होगी मजबूत होगी, यानी कि आपको क्वेश्चन याद करने की क्षमता अधिक होगी, ठीक है। क्योंकि आप जो जवाब दीजिएगा वो याद करने के सोच के जवाब दीजिएगा, जब आप सोचिएगा उतना ही अच्छा वो प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा उसका। इसलिए बोलते हैं कि बार बार जवाब देना ना भूलेंगे, और लाइक करके दोस्तों में शेयर करते रहेंगे, जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए, ठीक है, और जो बच्चे कर लिए बहुत अच्छी बात है। अगला है कि इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है। फल पकाने में, तो फल जो पकता है, यानी कि जो मान लीजिए आम का फल है उसमें कहते हैं प्रोवाइड रख दीजिए, यानी कि एथिलीन का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, एथिलीन, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज आपका हो जाएगा सी नंबर जी, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपको ये बताना। देखिए इंसुलिन की जो कमी से रोग होता है वो होता है मधुमेह रोग। कौन सी रोग होती है, तो मधुमेह रोग होती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। मधुमेह रोग होती है, यानी कि मधुमेह रोग होने का मतलब हो गया शुगर। काफी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि मधुमेह रोग किसे कहते हैं, शुगर को, जो शुगर बीमारी होती है वो मधुमेह रोग कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, और अक्सर इस आजकल जो सबसे ज्यादा ये बीमारी हो रही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न कि ईस्ट में अलैंगिक जन्म की कौन सी विधि होती है। ईस्ट में अलैंगिक जन्म की कौन सी विधि होती है आपको बताना है। तो ईस्ट में अलैंगिक जन्म की कौन सी विधि होती है बाबू, मुकुलन विधि होती है, जो कि हमने कई बार आपको बता दिया है। देखिए जितना अगर आप सारा का सारा वीडियो देख ले होंगे ना, तो बिल्कुल आप एग्जाम में जाएगा ना तो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने जबरदस्त आपको बता दिए, जितना क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन आपको जो वीवीआई क्वेश्चन आप कहते हैं, मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन होता है, सारा का सारा बताया जा रहा है। तो जो भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं फटाफट से एक लगातार मतलब कि देख लीजिए, पूरा वीडियो आप देख करके तैयारी मजबूत तरीके से कर लीजिए। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट करके पूछते रहिएगा। अगला प्रश्न करें कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। जो मानव होती है उसमें निषेचन की क्रिया जो होती है वह कहाँ होती है। और देखिए हमने एक बार शायद इसको गलती से ये योनि में बता दिया था, योनि नहीं होगा बाबू, फिलोपियन नलिका में होती है, ठीक है, फिलोपियन नलिका में होती है। इस क्वेश्चन को शायद हमने एक बार बताया था बहुत पहले, आप लोग के लिए तो नहीं, शायद पहले बताया था, तो याद कर लीजिएगा फिलोपियन नलिका में होती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। योनि में होकर फिलोपियन नलिका में होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। आनुवंशिकता के पिता, तो आनुवंशिकता के जो पिता है वो कौन कहते हैं, मेंडल जी कहे जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा कि आनुवंशिकता के जो पिता कौन कहे जाते हैं, तो मेंडल जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जीव मंडल होगा बाबू, यहाँ पे जीव महूल लिखा गया है ना, टाइप गलती हुआ है। तो जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जीव मंडल में कौन है। ऑप्शन हो जाएगा आपका जीव मंडल में कौन है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि सूर्य है, यानी कि सूरज, सूर्य है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो है उसने किसने लिखी थी, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फटाफट से कर दीजिए। बढ़ते हैं इसके आगे क्वेश्चन की ओर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, पूरे 80 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, और आप ये बताइएगा आप कितने प्रश्न का जवाब जो है सही बता पा रहे हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा डार्विन ने किया था। कौन किया था, डार्विन ने किया था, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह बी नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट होता है किस टाइप होता है, तो वो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सब कोई बच्चे जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, यानी कि 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है, 19, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम जो होता है वो मेथोनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और यही आपका चींटी के डेग में पाया जाता है या फिर नेडल के डेग में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डेग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है बाबू वो होता है C2H5OH होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, एकदम धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि अल्काइन कौन है? तो अल्काइन क्या है, तो CnH2 C2H2, ठीक है, क्या C2H2, ठीक है, C2H2 ओके। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का क्या होता है, तो 6C12H22O11 C12H22O11, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? कार्बन कार्बन के बीच जो एसिटिलीन में होता है वह कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वो 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन सा है? क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाने जाने वाला जो बीज है वो कौन है? तो श्वसन करने के है आपका अंकुरित बीज, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अंकुरित बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न की, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव बीज होता है वह एक उत्सर्जन की है, क्या चीज है, उत्सर्जन। मानव जो वृक्क होता है किसका होता है, उत्सर्जन का होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जाइलम, तो देखिए जाइलम जो होता है वो आपका पानी के लिए होता है, यानी कि नीचे से मिट्टी से क्या होता है, खनिज लवण को या फिर जल को लेकर के जाता है पौधे के पत्तियों तक, फिर वहां पे भोजन तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में तैयार होने के बाद से फ्लोएम पूरे भागों में भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की पानी, जाइलम का कार्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान जो होती है वह कौन सी गैस निकलती है? आप सभी को पता है कि CO2 निकलती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो हम सभी का देखिए अगला नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और प्रश्न देखिए कह रहा है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने के लिए तो एथिलीन होता है, क्या होता है, एथिलीन होता है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न करके, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल की जाती है वह क्या चीज है? तो वह है डेंड्राइट, यानी क्या है, डेंड्राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे यार, मां सरस्वती के नाम देंगे, आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन आपका कौन है, इसमें से आपको ये बताना है। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एड्रेनालिन है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि कौन हमारे बस का है, बस बात इतना समझिए कि कौन किसे हम रोक सकते हैं, हम अपने अनुसार चला सकते हैं। उल्टी को नहीं, जब उल्टी आती है तो हम अगर रोकेंगे तो ये रोक नहीं सकते हैं। अत्यधिक लाल निकलता है तो फिर अपने से कैसे रोक सकते हैं, नहीं सकता है, ये रोक सकते हैं। दिल की धड़कन, दिल धड़क रहा है उसको कैसे रोकेंगे, रोकेंगे तो गए काम से गए। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा कि चबाना, क्योंकि भोजन को हम चबा रहे हैं तो उसको रोक भी सकते हैं, जब मन करेगा तब चबाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चबाएंगे, यार मेरी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर है बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यानी कि जो स्त्री होती है उन्हें गर्भ की जो अवधि होती है वो कितनी दिन तक होती है? तो आप सभी पता है 9 महीने यानी कि 270 दिन तक होती है। ठीक है, 270 दिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक डिलीवरी होगा नहीं, यानी कि बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाएगी। कभी कभी ऐसे असंभव घटना में हो जाती है, ठीक है, लेकिन 270 दिन आपको मान करके चला जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमसे भैया क्या कह रहा है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है इष्ट में, क्या हो जाएगा, इष्ट में होता है, यानी ऑप्शन जो आ जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए आपका बीमारी जो टीबी है और निमोनिया है, ये दोनों बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं?
जो मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जो जीव होते हैं किसका मुख्य रूप से पाचन नहीं करेंगे, तो वह सेलुलोज का यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलुलोज तो आपको मानव में नहीं, ये आपको पौधे वगैरह करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। होता है जब किसी का ब्रेन हेमरेज होता है तो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सी परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण जो है वह कौन सा है, तो वह है आपका कष्टकुटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, कष्टकुटा, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, वो आपका हो जाएगा नीलय के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा, नीलय के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। क्या है, मुकुलन, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनन संचारित रोग क्या है। जनन संचारित रोग तो सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया में भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, तीनों है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो बाह्य दलपुंज है। क्या चीज है पुष्प का बाहरी भाग, तो पुष्प बाह्य दलपुंज है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ए समूह में जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है। क्या हो जाएगा, बी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। कौन जो है वो नहीं नियंत्रित करता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा कि गैस्ट्रीन नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सुनिए क्या कहना है। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन जो है इसमें से कौन है, तो आप सभी को बताया कि पादप जो हार्मोन है वो यहाँ से कौन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जिब्रेलिन जो है आपका क्या आ जाएगा, ये पादप हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या है, ये आपका पादप हार्मोन है। प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, जो हार्मोन होता है वो किससे स्रावित होता है, ये आपका काफी बढ़िया क्वेश्चन है, होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी क्या आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा से मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि एंड्रोजन जो है वो क्या चीज है, तो एंड्रोजन आपका मेल हार्मोन है। क्या चीज है, यह एक मेल हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बताने वाले, जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया था, जो कि काफी मस्त है, जबरदस्त है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 80 नंबर फिर सब्जेक्टिव बात करते हैं। क्वेश्चन कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। मटर को प्रयोग के लिए क्या किया था, तो मेंडल जी ने चुने थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम खंड ब में बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक शास्त्र से, और भौतिक शास्त्र में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, तो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय पूछा जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान देंगे। प्रश्न सबसे पहला ही काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए, जो कि हमारे चैनल पे बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है। आपको नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जल और शीशा का अपवर्तनांक जो है 4/3 और 3/2 है, इसमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति क्या होगी, इसे ज्ञात कर दीजिए। अगला प्रश्न के प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख जो होता है वो क्या होता है, इसे आप बता दीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, भटकना नहीं, एकदम डरना नहीं, लड़ना है आपको। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण आपको लिखना है। अगला है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल भौतिक शास्त्र का। इसमें भौतिक शास्त्र में 2 आपका पूछेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, क्या बताया गया बिहार बोर्ड के द्वारा कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड ने प्रयोग का जो किया था, उसका जो ये ऑस्टेड ने किया था उसका प्रयोग आपको दर्शा दीजिए, उसका आपको वर्णन कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन 1। चलिए आगे है अगला है प्रश्न कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपको सचित्र बनने का, यानी कि चित्र बना देना है, और दृष्टि दोष क्या है उसके बारे में बता देना है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको बता देंगे, तो आपको पूरे जो है आपको अंक यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि काफी जबरदस्त है। यहाँ पे सभी चीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। अगला अब आपसे पूछा जाएगा रसायन शास्त्र से, जो कि 11 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या रहा है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। सूचक क्या होता है, एक सूचक का नाम बता दीजिए। ऑक्सीकारक क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला कि संचारण क्या है, उसको उदाहरण आप बताइए। अगला है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने वाला वीडियो आप देख लेंगे तो समझिए कि आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है आराम से देखिए, बढ़िया प्रश्न है कि ससंयोजक बंधन क्या है, दो उदाहरण दीजिए। अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, सजातीय श्रेणी क्या है, और एक आपका उदाहरण देना है। तो बस इतना क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया ये जितने भी क्वेश्चन सब क्या इसको आंसर रट लेना है। हमारे वेबसाइट पे सबका उत्तर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मॉडल से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज मिलेगा वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको लास्ट में बता देते हैं कैसे आपको क्या करना है, ध्यान से बने रहिए। प्रश्न है अगला कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिख दीजिए। जस्ता के मुख्य अयस्क का क्या नाम होता है, जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसको बता दीजिए। आपको 5 अंक पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए कि बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, लाजवाब है और धमाल है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या होता है, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है, जीवों के लिए पोषण का करना क्यों अनिवार्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे याद होने चाहिए। जो दीर्घलोम होता है, इनके विल्ली होता है वो क्या होता है, उसका कार्य होता है वो क्या होता है। दीर्घलोम के बारे में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारा चीज बताएंगे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। अगला है कि प्रकाश विवर्तन क्या होता है, समजात अंग की परिभाषा का उदाहरण दे दीजिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की, यानी कि आपको 5 अंक वाले क्वेश्चन की, जो कि आपको 5 अंक मिलेंगे। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ समझाइए, यानी कि तंत्रिका तंत्र का आपको चित्र बनाना है, जो कि काफी आसान होता है। अगला है कि परागकण किसे कहते हैं, 100 उदाहरण दीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ आपको इसको बता देना है, जो कि काफी बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे आपको समाप्त हो जाएगी और आपको पूरा